हाँ जी, तो आज कहानी लेके आया हूँ आपके सामने वेदांता एंड वॉइस रॉय की। इसमें बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ था, जैसा हिंडनबर्ग और अडानी में हुआ था। हिंडनबर्ग करके एक रिसर्च कंपनी थी, उसने अडानी के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अडानी का स्टॉक कोलैप्स कर गया। सेम चीज़ हुई है, वाइसराय रिसर्च करके एक कंपनी है, उसने वेदांता के अगेंस्ट एक रिसर्च रिपोर्ट इशू कर दी है और इन्वेस्टर्स ने उसके अगेंस्ट जिस दिन रिपोर्ट इशू हुई उस दिन स्टॉक को 8% गिराया, उसके बाद 3% गिराया। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर हुआ, लेकिन वापस अब लाइफ टाइम लो की तरफ, मतलब वो उस इवेंट के दिन जो लो बना था उसकी तरफ जाने की तैयारी में। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? 87 पेजेस के सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं वेदांता लिमिटेड और उसकी प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज के ऊपर। ठीक है, हमें क्या करना है सर? देखो यार, हम यहाँ पर ब्लेम गेम खेलने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर वो चटकारे लेने नहीं बैठे कि अरे हाँ सर समझते हैं कि इसमें क्या हुआ, देखो कैसी मजे ली है अनिल अग्रवाल ने। नॉट लाइक दैट, राइट? क्या मैं दूसरे की रिसर्च को ग्लोरीफाई करने के लिए बैठा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से आता हूँ ब्रो, हफ्ते में 3 बार, है ना। अगर मेरे को एल्गोरिदम को, यूट्यूब को खुश रखना होता तो मैं 13-14 मिनट के वीडियोस बनाता। मैं क्लासरूम पैटर्न में क्यों वीडियोस बनाता? मैं और इंगेजिंग, इंटरेक्टिव, है ना, जो ज्यादा डोपामीन आपको देख के ज्यादा डोपामीन रिलीज करे, इस तरह की वीडियोस बनाता। बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट लाइक दैट। द ऑब्जेक्टिव इज कि एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस मेरे को इस इवेंट से क्या सीखना है, हम हमारी मलाई क्या काट के निकाल के लेके जाएं, वो समझाने में यहाँ पर आए। यहाँ पर 3 प्लेयर्स हैं। एक है वाइसराय रिसर्च, एक है वेदांता रिसर्च लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, सॉरी। ये यूके की पेरेंट कंपनी है वेदांता ग्रुप की, अनिल अग्रवाल जी का इसमें स्टेक है डायरेक्टली। ठीक है, एंड थर्ड है वेदांता लिमिटेड जो इंडियन एंटिटी है। वॉइसरॉय रिसर्च क्या है जी? वॉइसरॉय रिसर्च दो तरह के काम करती है। नंबर वन, एक तो वो फॉरेंसिक रिसर्च फर्म है, मतलब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को इन्वेस्टिगेट करेगी थरली। ठीक है, कोई फ्रॉड है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई हिडन रिस्क है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना, वो सब ढूंढ के निकाल के आपको लाके देगी। शॉर्ट सेलर के रूप में ये क्या काम करती है? इसका काम गिरते हुए बाजार में पैसा बनाना है। मतलब सर, क्या वॉइसरॉय रिसर्च ने ऐसा करा होगा क्या कि उसने वेदांता को शॉर्ट करा और उसके बाद ये रिपोर्ट रिलीज करी? तो करा नहीं होगा, उन्होंने ऐसा ही करा है ना। वेदांता ने, वॉइस रॉय ने पहले शॉर्ट कराए, फिर उसके बाद रिपोर्ट रिलीज करी है। सर अगर ये चीज इंडिया में हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सेबी इसको डिस अलाउ करता है, वहां पर अलाउ करता होगा तो उन्होंने कर लिया। अंडरस्टैंड दिस। बट उन्होंने, पता है इंटरेस्टिंगली, उन्होंने वेदांता का शेयर शॉर्ट नहीं करा यूके वाला, क्योंकि वो तो लिस्टेड ही नहीं है। समझना, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने वेदांता रिसोर्स लिमिटेड का डेट जो है उसको शॉर्ट करा है। सर डेट को कोई कैसे शॉर्ट कर सकता है? क्या होगा ना, ये रिपोर्ट रिलीज होगी, इसके बाद मार्केट में पैनिक बढ़ेगा, पैनिक बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा। अब जब रिस्क बढ़ेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो लोग ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। एंड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बॉन्ड की वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगी, एंड बीइंग अ शॉर्ट सेलर मुझे फायदा होगा। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें अग्रवाल फैमिली ने इन दोनों एंटिटीज के थ्रू वीआरएल के अंदर 100% स्टेक लेके रखा हुआ है यूके में, है ना। और इस यूके कंपनी ने इंडिया में वीडीएल के ग्रुप में 56% का स्टेक लेके रखा हुआ है। समझना इधर मेरी बात ध्यान से सभी लोग। पहले अनिल अग्रवाल जी की फैमिली ने वीआरएल में स्टेक लिया इन दो एंटिटीज के द्वारा। कौन सी दो एंटिटीज? वेदांता इनकॉर्पोरेट एंड वॉल्कैन इन्वेस्टमेंट। एंड फिर वीआरएल ने इंडियन एंटिटी के अंदर 56% का स्टेक लिया। ये जो चार्ट है ना, वीआरएल ने वीडीएल में स्टेक लिया है, अगर इस चार्ट को आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर दो, मतलब इसको अपने रियल स्वरूप में ले आओ, जो एक्चुअल में हुआ है, ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन, हर नोड को आप बताओ कि पैसा कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, तो ये चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, भयानक सा।
मतलब वीआरएल से जो वीआरएल 56% ओनरशिप वीडीएल की ली है, वो ऐसा नहीं है कि वीआरएल ने डायरेक्ट ले ली है। वीआरएल ने पैसा साइप्रस भेजा, मॉरिशस भेजा, यूनाइटेड किंगडम भेजा, जर्सी भेजा, नीदरलैंड्स भेजा, और वहां से पैसा घूमते घूमते इंडिया आया है ना। और फिर इंडियन एंटिटी जो है वेदांता, उसने जिंक इंडिया, बाल्को, जिंक इंटरनेशनल, तलवंडी, ईएसएल, मीनाक्षी इंजीनियरिंग, वेदांता डिस्प्ले, यहां पर सब जगहों पर सब्सिडरी बना के, वेदांता सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, सब जगह बना के इन्होंने काम करा है ना। ऐसे इन्होंने सब्सिडरी करी है। नाउ सर एलिगेशन क्या है? अगर मैं आपको सिंगल पॉइंट एलिगेशन बताऊं तो ये बोल रहा है कि जो यूके की कंपनी है ना, वीआरएल कंपनी, उसके पास कोई कामकाज नहीं है करने के लिए। यूके की जो पेरेंट कंपनी है वो कोई काम नहीं करती है, उसका काम है सिर्फ इंडियन सब्सिडरी कंपनी जो है वीएडीएल, वेदांता लिमिटेड, उसका कैश चूसना, सक करना, एक्सट्रैक्ट करना। कैसे? सर अब वीडीएल के पास इतना कैश कैसे आता है? वीडीएल पता है क्या करता है? व्हाट डज वीडीएल टू? वीडीएल बाय टेकिंग डेट क्या करता है? हेवी डिविडेंड पे करता है, ब्रांड फीस पे करता है ना। प्लीज अंडरस्टैंड। बट अभी क्या होता है पता है? जब ये डिविडेंड पे करता है ना, ये सत्य चीज है, वेदांता इंडिया लिमिटेड उधार लेके डिविडेंड बांटता है लोगों को, बट डिविडेंड जब पे करता है तो सिर्फ 56% ही पेरेंट के पास जाता है, क्योंकि पेरेंट की होल्डिंग तो 56% है, बाकी का 44% जनता में लीक हो जाता है पैसा। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं जी, यूके का जो पेरेंट कंपनी, उसके कोई ऑपरेशंस नहीं है, उसके खुद के कोई कैश फ्लोज नहीं है। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनो। वीआरएल के ऊपर 3.8 बिलियन डॉलर का डेट ड्यू है 2027 तक, ना, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर तो उसको अगले 12 महीने में पे करना है, और अगले 2 साल में बचा हुआ 2.5 बिलियन डॉलर पे करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये डेट एक ऐसी कंपनी के ऊपर है जिसका कोई ऑपरेशन ही नहीं है। ये डेट क्यों लिए गए, काई के लिए लिए गए, नोबडी नोस। इसका पे ऑफ किससे हो रहा है? वरुण, वेदांता इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पैसे से, है ना, वही हो रहा है एग्जैक्टली exactly। देखते हैं आगे। 50% से, मतलब पूरे डेट का 50% इनको अगले 3 साल में देना है भाई। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सब्सिडरी जो वेदांता इंडिया है उसकी फंडामेंटल वैल्यू गिराते जा रहे हैं और उसमें से पैसा खींचते जा रहे हैं। सिचुएशन और वर्स कब हुई पता है? सिचुएशन ध्यान से समझना। वीआरएल जो यूके कंपनी है ना, उसने जब वो डेट लिया तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। उसने पता है गिरवी क्या रखा है? इंडियन कंपनी के शेयर्स। इंडियन कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखा है, उससे यूके में डेट ले लिया है। उस डेट का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब वो जो यूके की कंपनी है वीआरएल, उसका डेट पे करने के लिए हम इंडिया में बैठ के डेट ले रहे हैं डिविडेंड्स देने के लिए। पता है क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 99.8% स्टेक, ये जो 56% स्टेक है ना, इस 56 का 99.8% स्टेक वीआरएल ने गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास। अगर जरा सा भी कुछ ऊंच नीच होती है स्टॉक प्राइस के अंदर, है ना, तो ये स्टॉक कोलैप्स कर जाएगा। जिन लोगों ने ये स्टॉक गिरवी रख के लोन लिया था वो ये स्टॉक बेच देंगे या लोन लेने खड़े हो जाएंगे। प्लीज, VRL need for cash forces VDL to increase its own debt and depletes its asset। VRL यूके कंपनी, उसको कैश की जरूरत पड़ती है, तो VDL क्या बोलती है कि तू तेरे एसेट खत्म कर, डेट ले और मेरे को पैसा दे। Deterioration of VDL's balance sheet weakens the VDL value of VRL's only meaningful collateral, its equity stake in VDL। ठीक है, the collateral value falls, the VRL risk, credit risk rises, increasing its borrowing cost, creating an event greater need for cash from VDL। और इसके कारण क्या होता है, जैसे ही VDL का प्राइस गिरता है इंडिया में,
तो उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है बैंक, तो उसको तुरंत कैश चाहिए होता है, तो वो और प्रेशर डालता है वीईडीएल के ऊपर। आप ऐसा समझ लो, इन्होंने पूरा का पूरा ऐसा चक्कर घुमा के रखा है। ये एलिगेशन है, मेरे शब्द नहीं है ना। एक्चुअली मैं बताऊं क्या है, अपवर्ड कैश मूवमेंट जो होता है ना, इंडिया से पैसे को बाहर भेजना, वो इतना आसान थोड़ा ना होता है। फेमा लॉज आते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन्होंने क्या करा है पता है, इन्होंने बोला है, पहला एलिगेशन जो लगाया है वो बोला है कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, उनकी फंडिंग को रोक के डिविडेंड दिया गया है। देखो, इन्होंने बोला कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे लांजीगढ़ एक्सपेंशन, ये तो FY23 के Q1 में ही हो जाना चाहिए था। ये कमीशन कब हो रहा है, FY24 के Q4 में, है ना। ये सारे प्लांट्स, ये इंटेंडेड डेट थी कंप्लीशन की, कब कंप्लीट होने थे, और ये अभी करंट स्टेटस है। आप देखो सब के सब या तो इनकम्प्लीट है ना, या फिर बहुत ज्यादा डिले से कंप्लीट हुआ है। एलिगेशन नंबर 2, वीडीएल को ये डिविडेंड पे करने के लिए डेट लेना पड़ रहा है ना। और अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लोज एकदम शॉर्ट है। डिविडेंड पेड टू एनएससीआई ऑफ वीडीएल एंड सब्सिडरीज, यहां पर पूरा का पूरा कैश फ्लो लग जाता है, देखो आप। ठीक है, नंबर 3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एलिगेशन क्या है, अगला एलिगेशन है भैया बेट एंड स्विच फंड रेजिंग करिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, प्रमोटर लोग, ये एलिगेशन उनके मेरे नहीं है भाइयों, ये प्रमोटर लोग क्या करते हैं पता है, ये ऐसे ऐसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जैसे कि सोलर ग्लास की फैक्ट्री लगाना, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना, न्यूक्लियर, मतलब एक अबनॉक्शियस कुछ भी इनइमेजिनरी जैसे नंबर्स लेके आते हैं, बिजनेसेस लेके आते हैं जो इनकी लिमिट के परे हैं, उसके बेसिस पे फ्रेश कैपिटल रेस करते हैं लोगों के पास जा जाके अपने नेटवर्क का यूज करके, एंड वो पैसा ऐसा कैसा यूके पेरेंट कंपनी को भेज देते हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अगला एलिगेशन क्या लगा है पता है, देखो अगर डिविडेंड देता हूं तो 56% डिविडेंड ही मिलेगा ना। अगर मैंने यहां से 100 रुपए का डिविडेंड रिलीज करा वेदांता इंडिया ने, तो यूके तक तो 56 ही पहुंचेगा, बाकी 44 तो लोगों में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पता है क्या करा इन्होंने, इन्होंने ये बोला कि वीईडीएल लिमिटेड जो इंडियन एंटिटी है, चूंकि वो वेदांता का नाम यूज कर रही है, तो उसे वेदांता पीएलसी जो वेदांता रिसोर्सेज वीआर को एक ब्रांड फीस देनी पड़ेगी। ब्रांड फीस पता है आपको कितनी है, FY24 में अपने पूरे प्रॉफिट का 37% ब्रांड फीस दिया है, पूरे प्रॉफिट का 37%। मतलब प्रॉफिट में से 37% तो ऐसा ऐसा ब्रांड फीस में दे दिया है। अब यहां पर क्या होता है ना, डिविडेंड की जगह ये क्यों दिया सर, ब्रांड फीस पूरी की पूरी मेरी जा रही है ना, डिविडेंड दूंगा तो 56% ही पहुंचता है। सोचो, नॉर्मल बात है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री भी देखते हो ना, तो कंटिन्यूअसली ब्रांड फीस आप देखो बढ़ती जाती है। और आपको एक चीज बताऊं, इनका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है टाटा स्टील जैसी कोई कंपनी है, सेम लगभग सिमिलर बिजनेस में, टाटा स्टील पता है कितना ब्रांड फीस देता है टाटा सन्स को, 0.2%। सर कितना दे रहे हैं, 37%। आप समझ रहे हो कैसी अंधी लूट मचा रहा, कि पैसा निकाल के लेके जा रहा प्रमोटर। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब, और पता है इसको क्या करते हैं, इसको एडवांस में देके रख लेते हैं भाई, कि सर आप तो एडवांस में रख लो, प्रीपेड एडवांस, है ना। एंड वीआरएल को तुरंत कैश मिल जाता है। क्या इसका कोई बिजनेस लॉजिक है, कोई बिजनेस लॉजिक नहीं, सिर्फ डिविडेंड अवॉइड करते हैं क्लियर कट तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो वेदांता के पास कुछ बहुत अच्छी सब्सिडरी कंपनीज है इंडिया में, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, बाल्को है, वीडीएल की दूसरी सब्सिडरीज है। अब जैसे इन्होंने क्या करा होता है, बाल्को का डीमर्जर कर, बाल्को को अलग कर दिया, और बाल्को को बोला अब तू तेरे टर्नओवर का 3% फीस दे। तो बाल्को, ऐसे ही हिंदुस्तान जिंक ने पिछले 2 साल में $109 मिलियन दिया। किसको दिया है, वीआरएल को। अब इसके कारण क्या होता है, जो बेचारा माइनॉरिटी होल्डर है, रिटेल है, उसकी तो हालत टाइट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ फिक्टिशियस एक्सपेंशन, बोले कोई एक्सपेंशन करे नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस करा है। देखो आप 2022 तक बोला था, ईएसएल करके इनकी कंपनी है, उसने बोला था कि हम 24,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। कितने का करा, पूरे 24,000 करोड़।
2023 में बोला कि 88,000 करोड़ का करेंगे, कितने का करा? 64 का करा। फिर उसके बाद 2024 में बोला 133 का करेंगे, कितना करा? 45 का करा। कोई दम वाली बात नहीं है। और पता है ऑडिटर ने ये जो कंपनी है ना ESL, इसके ऊपर गोइंग कंसर्न डाउट्स रेस करें। इसको बोला है कि दिस इज अ स्ट्रैंडेड एसेट। एक स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है? जैसे कोई क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब आप क्लाइमेट चेंज के कारण उस एसेट को यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करती है। दिल्ली में क्या गाड़ियां खड़ी करवा दी थी डीजल की 10 साल पुरानी? दैट इज अ स्टैंडर्ड एसेट। और जो पूरा केपेक्स जा रहा है वो फॉरेस्ट लैंड खरीद रहे हैं। जो भी केपेक्स कर रहे हैं ना, आप देखो जो भी केपेक्स कर रहे हैं उसमें फॉरेस्ट लैंड ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ROU लैंड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिस इज, कुछ नहीं बोल सकते, अब छोड़ो। और ये सिमिलर एक्विजिशन उसने दूसरी कंपनीज पे भी लगाए। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब एक्विजिशंस हैं जो सामने वाले की तरफ से आए। फिर उन्होंने बोला कि जी अकाउंटिंग करते हैं फेलिंग सब्सिडी की भी। एक कंपनी है तलवंडी साबो पावर, VADL बोलता है कि कंपनी की वैल्यू $435 मिलियन है एंड ये जो तलवंडी साबो पावर है 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाती है, बट कैश फ्लोस कितने हैं? 0। उनका बोलना है कि पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड करके रखा हुआ है आपने गेम। अकाउंटिंग गैप बोला कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बहुत ज्यादा हैं आपके, मतलब अकाउंटिंग इज नॉट वेरी क्लियर, उस चीज के ऊपर पॉइंट आउट करा है। फिर बोला है सक्सेशन प्लानिंग इज वेरी पुअर। आप महीने में जा रहा है, कोई 18 महीने में जा रहा है, या 3 महीने में जा रहा है, कोई 7 महीने में जा रहा है, कोई 8 महीने में जा रहा है। समझो, पीपल आर नॉट रेडी टू स्टे विथ यू एट द टॉप, तो समथिंग गवर्नेंस। VDL जो है ना वो तो चुंबक है, चुंबक। बोले कौन सा चुंबक? लीगल रिस्क का। टाटा स्टील की पिछली 3 साल में सिर्फ 8 लाइबिलिटीज अनाउंस हुई है कि जी हम पैसा देना, जी जब 3 हुई है। VDL की 107 अनाउंस हुई है कि मुआवजा देना है हम, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। ऑडिटर को लेके बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए। क्या एलिगेशंस लगाए? वेदांता जानबूझ के ऐसे ऑडिटर्स पकड़ता है जो वीक है। जो UK की पेरेंट कंपनी है उसका जो ऑडिटर है दैट वाज सैंक्शन। जो इंडिया की पेरेंट कंपनी है उसका जो ऑडिटर है SR बाटली बॉय है ना, EY इंडिया जिसको आप बोलते हो। बोले बट उस वो कई सारे केसेस के अंदर पहले फंसा हुआ है, ईबिक्स में, वायर कार्ड के स्टैंगल में फंसा हुआ है। इनफैक्ट 2019 में RBI ने तो बैन भी कर दिया EY को बैंक ऑडिट करने से। एंड 2024 में ICAI ने एक नया मिसकंडक्ट ऑर्डर किया है EY के अगेंस्ट में। प्लीज, तो 3 ऑडिटर्स हैं आपकी सब्सिडरी के, हरिभक्ति, लोडा, राकेश M अग्रवाल। ऑल हैव सम काइंड। राकेश M अग्रवाल का उन्होंने जब एड्रेस देखा तो कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां से काम कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि सर क्या इतनी छोटी जगह से बैठ के काम नहीं हो सकता। इट इज अबाउट कि आपका जो स्केल है, इतनी $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन है, समझना आप, इतना कॉम्प्लेक्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, होल्डिंग स्ट्रक्चर है। डू यू थिंक सो कि कंपनी, एक ऑडिटर जो 2-4 लोगों की टीम लेके बैठा है, वो रिसोर्सेज नहीं है उसके पास। आइडली तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर बोलता है कि जो वरुण, इसके वेदांता के जो क्राउन जूल्स हैं, सर व्हाट डू मीन बाय क्राउन जूल्स? क्राउन जूल्स मतलब सितारे, आंखों के तारे, राइट? तो क्राउन जूल्स है, सबसे बड़ा क्राउन जूल है हिंदुस्तान जिंक। आप ध्यान से समझना, बट हिंदुस्तान जिंक के साथ एक इशू है। हिंदुस्तान जिंक में 61% हिस्सा वेदांता का है और 29% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बट बताए क्या है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है हिंदुस्तान जिंक ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदांता को फोर्स कर सकती है कि आप हमारा 29% का जो स्टेक है उसको बाजार से 50% ऊपर भाव में खरीदो,
या फिर अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो जो आपका 61-64% का स्टेक है वो हम बाजार से 50% नीचे के भाव में खरीद लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? गवर्नमेंट पार्टी है, गवर्नमेंट ने ही हिंदुस्तान जिंक बेचा, समझना। तो गवर्नमेंट ने बेचा तो गवर्नमेंट क्या बोली कि अगर तूने डिफॉल्ट कर दिया किसी भी तरीके से तो मैं मेरे शेयर तेरे को बेच दूंगा जबरदस्ती, तेरे को लेने ही पड़ेगा मार्केट से 50% ऊपर, या फिर तेरे शेयर में खरीद सकता हूं मार्केट से 50% नीचे में। अब ये जो कॉस्ट ऑफ पुट ऑप्शन है ना, कि अगर गवर्नमेंट फोर्स करे वीईडीएल को बाय करने के लिए तो आपको पता है वीईडीएल को 91,000 करोड़ रुपीस अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। और ये जो कॉल ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक पूरी खरीद के ले जाती है वेदांता से तो वेदांता के टोटल ग्रुप रेवेन्यू का 21% लॉस हो जाएगा, टोटल एबिडा का 41% जाएगा, और इसका जितना भी फ्री कैश फ्लो आता है वो मोटा माटा हिंदुस्तान जिंक से ही आता है, वो पूरा चला जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है, इट इज जस्ट दैट गवर्नमेंट ने ये चूज करा है कि वो ये एक्सरसाइज ना करे इस ऑप्शन। ऑप्शन है ना, तो गवर्नमेंट की चॉइस पर है, उसकी मर्जी होगी तो एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। इतने सारे एफर्ट लगा लिए आपने यूके पैसा भेजने के लिए, क्या इस एफर्ट ने मदद करा? बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या, यूके कंपनी का डेट जरूर कम हुआ बट इंटरेस्ट बढ़ गया। सर ये कैसे हुआ? देखो आप 2021 से 2025 के बीच में आप देखो नेट डेट कितना है, 7,400 करोड़ से कम होके 5,000 करोड़ तक गया है ना। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। तो क्या फायदा हुआ? क्यों बढ़ रही है सर? क्योंकि ओवरऑल लेवल पे इंटरेस्ट वाज इंक्रीजिंग ना ऑन ऑल दोस 3 इयर्स। आप 2021 से कंपेयर कर रहे हो, इंटरेस्ट वाज रॉक बॉटम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां से आप पीक पे कंपेयर कर रहे हो सीधे, तो पीक ही बन रही है ये इस पीरियड में। नाउ अंडरस्टैंड। तो सर क्या कोई भी सेफ नहीं है? एक कंपनी है जो थोड़ी ठीक है, बैल्को, जिसका गवर्नेंस ठीक है बट इतना अच्छा आउटकम नहीं है। बाल्को के जो डिविडेंड्स है ना वो भी वीआरएल तक पहुंच नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट 49% ओन करती है और जो पैसा होता है ना उसको पूरा का पूरा प्लांट को अपग्रेड करने में लगा देती है रादर देन डिविडेंड बांटने में। तो आप अगर ये सारे कंक्लूजन देखते हो जो वॉइस रॉय ने ठोके हैं तो बोले कि वीआरएल जो है यूके पेरेंट कंपनी, वो तो वीडीएल के कैश पे सरवाइव कर रही है, उसका जो डेट है वो अनसस्टेनेबल है, असेट्स लूटेड है और बुक्स पूरी की पूरी कुक्ड है। जो डीमर्जर्स हो रहे हैं ये भी कोई चीजों को फिक्स नहीं करने वाला है बल्कि चीजें और बढ़ाएंगे। एक पूरा ब्रोकन स्ट्रक्चर है, और ये देखते हुए यूके वीआरएल का डेट मार्केट में इन्होंने शॉर्ट कर दिया। अब क्या होता है ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो वॉइसरॉय रिसर्च बोलता है, वेदांता क्या बोलता है? वेदांता ने ये रिपोर्ट डिसमिस कर दी, बट ऑब्वियसली चीज थी कि बोल रहे तो शॉर्ट सेलर मोटिवेटेड रिपोर्ट है और इसका कोई लॉजिक नहीं है, दिस एंड दैट, राइट। इसको मैलिशियस बोला, बेसलेस बोला, है ना, एंड बोला कि जो रिसर्च करा है ये बिना हमसे कांटेक्ट करके करा है। ऐसा लग रहा था जो हिंडनबर्ग के टाइम पर अडानी जी का रिप्लाई था ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ये बोलते हैं कि जी वेदांता जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप, हम सारी एक्टिविटीज बहुत ट्रांसपेरेंटली करते हैं और सारे के सारे जो लीगल नॉर्म्स है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ पता है, जिस दिन रिपोर्ट आई ना उसके अगले ही दिन एजीएम थी, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और इन्होंने रिपोर्ट में ऐसे क्वेश्चंस रिलीज करे जो इन्होंने बोला कि एनालिस्ट आप लोग पूछना एजीएम के अंदर। नाउ बट एजीएम देखने के बाद, वेदांता को कांटेक्ट करने के बाद भी वॉइसरॉय को कोई सोल्यूशन नहीं मिले। इन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने बोला आफ्टर एक्सेप्टिंग मैनेजमेंट्स कंप्लेन दैट वी हैव नॉट कॉन्टैक्टेड देम, वी सेंड द कंपनी एन एक्सटेंसिव करस्पॉन्डेंस ऑन जुलाई 11 2025 एंड हैव स्टिल रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स और एक्नॉलेजमेंट। और जो क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने बोला नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और अ बॉन्ड होल्डर asked questions or was allowed to ask. Many of the callers had no questions and called to make extremely long speeches praising Anil Agrawal specifically. One caller treated us
to rendition of a song in praise of Anil Agarwal, the operator did not intervene at that time. एक बंदे ने तो गाना भी गा दिया हमारे अगेंस्ट में, अनिल अग्रवाल जी के। वेदांता यहाँ रुका नहीं, वेदांता ने और एक्विजिशंस लगाए। वेदांता ने बोला कि इनका जो ये प्लांट है, ये मतलब ये ज्यादा पैसे देके खरीदा है। वेदांता का जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, इसके ऊपर इन्होंने एक छोटी सी रिपोर्ट रिलीज करी है। उस रिपोर्ट का नाम है 2,500 करोड़ का धोखे का साम्राज्य। आई एम नॉट किडिंग, it's a US company which is releasing the report. The name of the report is 2,500 करोड़ धोखे का साम्राज्य, ना। फिर काफी सारे अनरिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, जिनको डिस्क्लोज नहीं करा टाइम पे। एजीएम के बाद क्या हुआ, वेदांता ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लीगल ओपिनियन ले लिया। अब ये लीगल ओपिनियन क्या है पता है? प्लीज अंडरस्टैंड, लीगल ओपिनियन है, आंसर का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ वाइट वॉशिंग कर रहे हैं कि क्या वेदांता ने कोई इंडियन लॉ फेल करें कंप्लाई करने के लिए। प्लीज, क्या कोई भी रेगुलेटरी इशू रेज हुआ है रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट दी है? क्या पैरासाइट बोलना या पॉन्जी स्कीम बोलना, क्या ये डिफेमेशन है? हाँ, डिफेमेशन है। ये इस तरह की बात है। इकरा ने भी रेटिंग दे दी, इकरा ने रीअफर्म कर दिया रेटिंग को कि नहीं जी सब बढ़िया चल रहा है, कंपनी में तो बहुत रॉक सॉलिड है। फिर से आए वॉइस रॉय वाले। वॉइस रॉय ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी मौकरी करी और इकरा की भी मौकरी करी। उन्होंने बोला कि इकरा ने रीअफर्म करी है रेटिंग ऑन द सेम डे एंड साइटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बीइंग पिलेज बाय इट्स प्रमोटर ग्रुप, है तो पाली हुई कंपनी प्रमोटर ग्रुप की। और दूसरा बोलता है द लीगल ओपिनियन कमीशन्ड बाय वीआरएल is an embarrassing PR document, not a defense. It did not refute a single allegation, fails to identify actual securities we are short, and relies entirely on attacking Viceroy's characters. ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सारे लोगों को लेटर लिख के ये वापस सारी चीजें भेजी है। हम इससे क्या कंक्लूजन निकाले? सर ये कोई स्कैंडल स्टोरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ रियल टाइम केस स्टोरी of how case study of how you can conduct a forensic research, right? क्या आपको चांस मिलता है मार्केट को ऑब्जर्व करने का, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का? डजेंट मैटर कि आप वॉइस रॉय के साथ हो या वेदांता के साथ हो, आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल एलिगेशंस उसने कैसे डाइसेक्ट करें एक एक करके। शॉर्ट सेलर जो होता है वो अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड करता है, एंड कैसे फैक्ट अलग होते हैं, क्लेम अलग होते हैं और स्ट्रैटेजीज अलग होती है। आप को क्या वॉइस रॉय की ये रिसर्च पढ़नी चाहिए पूरी की पूरी, 87 पेजर है, मजा आएगा आप पढ़ोगे तो, है ना। बिल्कुल पढ़ना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। आप कुछ और अगर मुझसे समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट में लिखो। मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम उस पर जरूर कुछ ना कुछ लेके